आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार भागों में बांटा जाता है। चूंकि डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में, और 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेनली 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड वन इज मेटालिक सॉलिड्स, थर्ड वन कोवेलेंट सॉलिड्स, and fourth one ionic solids. These are the 4 types of crystalline solids जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये पैरामीटर्स हैं जिनको लेकर के अलग अलग सॉलिड्स का हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में नंबर 1 हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनके 3 टाइप्स हैं। ए नंबर है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, बी नंबर है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड सी नंबर इज हाइड्रोजन बॉन्डेड solids. These 3 are the types of molecular solids. इनके बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स के बारे में। ऐसे सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहां पे लिख देंगे मॉलिक्यूल्स। फोर्सेस, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स के बारे में। यहां पे लिखेंगे फॉर नॉन पोलर सॉलिड्स, फॉर ए नंबर, इनका फोर्स है लंडन डिस्पर्सन फोर्स। लंडन डिस्पर्सन फोर्स। देखते हैं क्या है। पोलर सॉलिड्स के फोर्स अलग होंगे। तो लंडन ए जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट जिनका नाम था फ्रीज लंदन, उन्हीं के नाम से ये फोर्स इवॉल्व हुआ। क्या है ये फोर्स देखेंगे। एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं। ए नंबर में नॉन पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। I2 नोबल गैसेस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2 ऐसे पोलर इन नेचर होता है, परंतु फाइनली ये नॉन पोलर सॉलिड्स में इन्हें हम रखते हैं। क्यों देखेंगे इसे। तो देखिए ये लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या है। फिजिकल नेचर में जाने के पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लें। मान लीजिए यहां से कोई एग्जाम्पल उठाते हैं नोबल गैस में। सपोज दैट आर्गन लेते हैं। तो आर्गन एक गैस है, गैस एट
रूम टेम्परेचर, गैस होता है। तो हमें तो यहाँ पे सॉलिड लेना है, तो क्या करेंगे, अगर ये गैस है इसमें से एनर्जी अगर हम निकाल दिए, एनर्जी निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड आर्गन। फिर एनर्जी अगर इससे हम निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फिर एनर्जी मान लीजिए निकाल देते हैं, ये सॉलिड हो गया, सॉलिड आर्गन। तो फाइनली हमारे पास सॉलिड आर्गन हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर सॉलिड आर्गन है तो आर्गन और आर्गन के बीच में निश्चित रूप से कोई फोर्स काम कर रहा है, परंतु हम लोग जानते हैं कि नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके सभी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, न ही आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, न तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और न ही शेयर करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर सॉलिड ए बनता है तो निश्चित रूप से इनके बीच में फोर्स लगता है, या लिक्विड अगर बन रहा है तो निश्चित रूप से इनके बीच कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो वो एटम्स साथ में हैं। तो क्या होता है फिनोमेना, चूंकि ए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आइदर लिक्विड या सॉलिड स्टेट में, तो सपोज दैट ये मान लीजिए कि ए आर्गन का न्यूक्लियस है और ए आर्गन का न्यूक्लियस है। तो समय के एक ऐसा परिस्थिति है जहां पे क्या होता है, चूंकि इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है, इनके भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। तो होता क्या है कि एक प्रोबेबल माना जाता है कि समय के एक ऐसा इंस्टांट आता है जहां पे कभी इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट हो जाता है और जो न्यूक्लियस है एक तरफ हो जाता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा डेल इलेक्ट्रॉन का चूंकि डेंसिटी ज्यादा हो जाता है तो डेल माइनस चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पे डेल प्लस चार्ज डेवलप होता है। और अगर यहाँ पे डेल प्लस चार्ज डेवलप होता है तो बगल वाले जो आर्गन एटम है उसको एक क्या करता है, इंड्यूस करता है, मतलब इनका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण इनमें भी यहाँ डेल माइनस हो जाता है और ए थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो डेल प्लस यहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। तो इस तरह से क्या होता है, इंड्यूस डाइपोल प्रोड्यूस होता है। तो इस फोर्स को आप कह सकते हैं इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। तो इस तरह से इन दोनों के बीच जो ए फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, इसी फोर्स को कहा जाता है लंडन डिस्पर्सन फोर्स। चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स हो गया, एक जगह फैल गया, फैल करके कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो इसे हम लोग लंडन फोर्स के नाम से जानते हैं। सो दैट्स व्हाई ये जो है, और ये जो लंडन फोर्स है काफी वीक फोर्स है, कमजोर बंधन होता है, और इस समय के बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये फिर समाप्त भी हो जाता है। चूंकि ये ऐसा जो डेवलप होता है, जो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड एकदम थोड़े समय के लिए, मतलब ये फिर टूट जाता है, फिर ये जो है दूसरे के साथ फिर कंबाइन करता है, इस तरह से टूटता है और जुड़ते रहता है, परंतु इसमें फाइनली जो है एक फोर्स आपस में एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड लंडन डिस्पर्सन फोर्स, जो काफी वीक फोर्स है, कमजोर बंधन है। इस कारण से यहाँ पे अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर ऑर्गन जो है, आर्गन में जो फोर्स है तो क्या इसी तरह से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिप्टॉन में लगेगा या हीलियम में लगेगा? तो
यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, फोर्स का वैल्यू, स्ट्रेंथ बड़ा होते जाएगा। कारण ये है कि आप जानते हैं कि जितना बड़ा एटम होगा उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से काफी दूर होते जाता है। तो उसमें क्या है कि आराम से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है आप यहां लिख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ हीलियम ए ग्रेटर हो जाएगा नियॉन एंड दिस ग्रेटर देन आर्गन और सॉरी लेस देन। जैसे जैसे बड़ा होगा उनका वैल्यू बड़ा होगा, ए छोटा होगा, लेस देन आर्गन, लेस देन क्रिप्टॉन, लेस देन जीनॉन एंड दैट्स ऑल। तो इस तरह से इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ का मान सबसे ज्यादा नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे, एटम का साइज बढ़ते जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जीनॉन एंड रेडॉन का होगा। एंड नाउ नेक्स्ट है फिजिकल नेचर। जैसे यहाँ पे CO2 की भी बात आप कर सकते हैं, इसको हम नॉन पोलर में क्यों रखें, तो इसे देख लेते हैं क्या है। CO2 में एक्चुअली ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है कार्बन से, तो वहां भी पोलरिटी डेवलप होता है। C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, सो यहाँ डेल माइनस चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पे डेल प्लस। ठीक उसी तरह डेल माइनस यहाँ पे डेवलप हो गया, तो यहाँ पे डेल प्लस प्लस कर देंगे और डाइपोल मोमेंट जो है ओरिएंटेड होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर। सो इस तरह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड होता है और सो बोथ कैंसिल ईच अदर। तो इस तरह से क्या हो गया, ये नॉन पोलर सॉलिड्स हो जाता है। तो इसीलिए इसे हम नॉन पोलर सॉलिड्स में रखते हैं। नाउ फिजिकल नेचर जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं सभी सॉफ्ट होते हैं। कारण यह है कि इनका फोर्सेस काफी वीक इन नेचर होता है, सॉफ्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जितने भी सॉलिड्स हैं सभी नॉन कंडक्टर होते हैं, लिख देंगे नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी लो होता है, कारण है कि वेरी वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्स, वेरी वीक होता है, वेरी वीक। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें पोलरिटी डेवलप होता है, जैसे HCl, SO2, बी नंबर यहां देखिए, बी नंबर 4 बी पोलर सॉलिड्स। पोलर सॉलिड्स में जो फोर्सेस एक्ट होता है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल का मतलब होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस डेवलप्स ऑन द सेम मॉलिक्यूल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप यहां लीजिए HCl, SO2 सॉलिड। HCl में देखते हैं कैसे डाइपोल डाइपोल इंड्यूस होता है। आप जानते हैं Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, सो यह डेल माइनस डेल प्लस।
सो दिस एक्ट्स एज ए डाइपोल। ये क्या करता है, फिर सेकंड जो मॉलिक्यूल है HCl के उन्हें भी ये जो है इंड्यूस करता है, यहाँ डेल माइनस तो यहाँ डेल प्लस, ये दोनों में एक अट्रैक्शन होता है। सो ये जो है ये कहलाता है डाइपोल। चूंकि ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, इसी तरह से सॉन बढ़ता जाएगा। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। और इनका फिजिकल नेचर, ये भी सॉफ्ट होते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मजबूत बंधन नहीं है, वीक इन नेचर ये भी है। कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टर, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है, इनसे थोड़ा ज्यादा होता है, नॉन पोलर सॉलिड से थोड़ा ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। कारण है ये जो है डायरेक्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो फेयरली थोड़ा उनसे हाई होता है। एंड नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। सभी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड शो होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ होता है जनरली। तो फोर्सेस यहां लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नंबर सी यहां लिख दीजिए, 4C हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। फोर्सेस हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली किसके साथ होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन के साथ। इसका बेस्ट एग्जांपल आइस है, H2O आइस। और ये थोड़ा हार्ड होता है उन लोगों की अपेक्षा। फिजिकल नेचर हम लिख देंगे यहाँ पे हार्ड। कंडक्टिविटी सभी में नॉन कंडक्टर है। मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसको देखने के लिए सबसे पहले वाटर का हम लोग देखते हैं कि इनका एसोसिएटेड जो वाटर लिक्विड है उनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं वाटर का। सपोज दैट ये वाटर है H2O, दिस। ये जो है 4 मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं। यहाँ पे ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एंड दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड जो डॉट से दिखाए गए हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ए 1 2 3 4 वाटर मॉलिक्यूल से वो घिरे होते हैं और इस तरह से वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक्चुअली बनाते हैं। H2O
सॉरी, यहाँ पे एक और H जाएगा, दिस वन। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट वाटर का। और ये जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, जो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, वो 4 कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकली पैक्स इन 6 मेंबर्ड रिंग्स। लाइक ऐसे, जैसे बेंजीन का रिंग है, तो सपोज दैट ये हम मॉलिक्यूल लेते हैं जो 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। इस पूरे सिस्टम को उठा के यहाँ पे ऐसे रखते हैं, दिस वन। उसी तरह से पूरे सिस्टम को उठा के यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 6 प्लेस हो गया। तो 4 कोऑर्डिनेटेड टेट्राहेड्रल वाटर मॉलिक्यूल symmetrically packs in 6 membered rings, 6 membered rings। एक क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग्स में इस तरह से बहुत सारे रिंग आपस में जुड़ते जाते हैं, और बीच का जो स्पेस देखिए खाली है, एम्प्टी स्पेस है। तो क्या होता है कि आप जब आइस को हीट करते हैं, मेल्ट कराते हैं, तो इनके जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो वाटर का यहाँ पे है, वो इनका मॉलिक्यूल कोलैप्स होने लगता है, बंधन टूटने लगता है, टूट करके इसी में गिरने लगता है। तो क्या होता है, इनका स्पेस जितना ये बड़ा था, स्पेस और छोटा होते जाता है, मतलब वॉल्यूम कम होने लगता है। इसीलिए होता क्या है, चूंकि डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर कम होने लगेगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे आइस को हीट करते हैं, मेल्ट कराते हैं, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर क्या होता है, उनका डेंसिटी बढ़ते जाता है। तब देन आफ्टर फिर इनमें एक्सपेंशन होता है, लिक्विड एक्सपेंशन। तो इसी कारण से अप टू 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी के कारण ये जो इनका स्ट्रक्चर है 6 मेंबर्ड रिंग, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो जिस कारण से चूंकि स्पेस इनका खाली है, उसी में एक मॉलिक्यूल गिरते जाता है, समाते जाता है, सो वॉल्यूम और डिक्रीज होते जाता है। तो आइस का जो स्ट्रक्चर हो गया आपका दिस वन। नाउ इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी नॉन कंडक्टर है, मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो होगा। फिजिकल नेचर है, हार्ड है, ये सारे हम लोग मेंशन कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट वन है नंबर 2, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स जितने भी मेटल्स हैं वो सारे मेटालिक सॉलिड्स हैं। उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समुद्र, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए होते हैं पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। तो नाउ सेकेंड नंबर है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में मेटालिक सॉलिड्स। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस in
a sea of delocalized. delocalized का मतलब है घूमते रहना, एक जगह स्थिर नहीं रहना. delocalized electrons. जैसे समुद्र में पानी बहते रहता है, स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस अवस्थित रहते हैं. वो किस तरह है देखिए. जैसे मान लीजिए मेटल पॉजिटिव चार्ज है, मेटल पॉजिटिव चार्ज है दिस लाइक, तो इनको आपस में बांध करके कौन रखता है? इनको आपस में बांध करके ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है वही इनको बांध करके आपस में रखते हैं. गोंद की तरह ये काम करते हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ अवस्थित हो जाते हैं. डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, कोई 2 इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं, कोई 3 इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि मेटल किस प्रकार का लिया गया है. चूंकि ऐसा इसलिए होता है कि आप जानते हैं कि मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है. आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल लो होता है, तो कम एनर्जी में इनके इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है. सो इनका इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके उसी लैटिस के बीच में ये घूमते रहता है, और इस तरह से ये मेटालिक बॉन्डिंग का निर्माण करता है. फोर्सेस आप लिख सकते हैं. मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, या चूंकि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप लिख सकते हैं. एक ही बात है. एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन etc. फिजिकल नेचर, ये हार्ड होते हैं. हार्ड इसलिए होते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होता है. ये काफी क्लोजली पैक होते हैं, आपस में सटे सटे होते हैं, लेकिन साथ में ये डक्टाइल भी होते हैं और मैलिएबल भी होते हैं. मतलब आघात वर्ध होता है. अगर हथौड़ा से पीटा जाए इन्हें तो इनका सीट, पतला पतला सीट बनाया जा सकता है. हार्ड बट मैलिएबल एंड डक्टाइल के साथ साथ ये लस्ट्रस भी होता है. विशेष धातुई चमक होती है और कलर्ड भी होते हैं जनरली. तो हार्ड चूंकि मेटालिक बॉन्डिंग मजबूत होता है, मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. और मैलिएबल क्यों होता है? मैलिएबल इसलिए होता है कि ये जो है मेटालिक बॉन्ड में और जो मेटल आयन है वो अपने स्थान से वो शिफ्ट करके कहीं भी जा सकता है. उससे उनका लैटिस स्ट्रक्चर बिगड़ता नहीं है. लैटिस सिस्टम जो उनका नेटवर्क है वो बिगड़ता नहीं है, और वो एक लेयर से दूसरे लेयर पे स्किड कर सकता है, खिसक सकता है स्लाइटली. सो ये मैलिएबल होता है. साथ में आप कह सकते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर इनका बॉन्डिंग है. मतलब नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है कि कोई डायरेक्शन नहीं है. नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग मतलब किसी एक डायरेक्शन में बॉन्डिंग नहीं होता है. तो आप अगर उस पर हथौड़ा से प्रहार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन में वो टूट जाएगा, चूंकि ये नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग होता है इसमें. और ये डक्टाइल होता है, इसी के कारण से लस्ट्रस होता है. इनमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, जिस कारण से जब इलेक्ट्रॉन पे लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करने लगता है अपने मीन पोजीशन से, और ऑसिलेट करने के क्रम में इनसे जो लाइट एमिट होता है, निकलता है, जिस कारण से ये काफी शाइनिंग करता है
विशेष स्पेशल चमक होती है इनमें, और उसी के कारण से एक खास वेवलेंथ का लाइट निकलता है, जिस कारण से एक कलर्ड भी होते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप जानते हैं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टेन स्टेट में भी। कंडक्टर्स इन सॉलिड और मोल्टेन स्टेट, पिघले हुए अवस्था में भी। एंड नाउ मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है, सो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एंड नाउ द नेक्स्ट है नंबर 3, कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स भी हार्ड होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। नंबर 3 है कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। इनमें लगने वाले फोर्स कोवैलेंट बॉन्ड, एग्जाम्पल्स जैसे आप कार्बन दे सकते हैं, कार्बन, डायमंड या ग्रेफाइट और ग्रेफाइट, सिलिका, SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड जिसे कोरंडम भी कह सकते हैं, कोरंडम कहते हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड, etc। तो इसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है, ये 3D फ्रेमवर्क बनाता है, नेटवर्क सॉलिड्स होता है, ये काफी इसीलिए हार्डेस्ट होते हैं। तो इनका फिजिकल नेचर ये हार्ड होते हैं, लेकिन ब्रिटल होते हैं। हार्ड बट ब्रिटल, कारण है ब्रिटल होने का कि इनके बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। डायरेक्शनल इन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इनके बॉन्ड जो है डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, इसलिए जब हैमर पड़ेगा तो जो वीकेस्ट पार्ट है उनके लॉन्गे टूट जाते हैं। और हार्ड इसलिए होते हैं कि 3D इनका नेटवर्क होता है और जेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका सब जो है एक चेन से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये नॉन कंडक्टर है, इनमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपका ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, कारण है एक्सेप्शन, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक्सेप्शन ग्रेफाइट, ये कंडक्टर होते हैं। इनका भी मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है और फिजिकल नेचर में भी आप यहाँ पे ग्रेफाइट को सॉफ्ट दिखाते हैं, तो यहाँ भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप लिख देंगे ग्रेफाइट सॉफ्ट। तो इनमें ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा देखते हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर किस तरह का है जिसके कारण वो सॉफ्ट भी होता है और कंडक्टर भी होता है। एक्चुअली ये हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनके 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के शामिल होते हैं, बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। वो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है।
ये लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली। तो ये जो है आपस में ये जुड़े होते हैं बाय वीक वांडर वाल्स फोर्सेस। वेरी वीक होता है वांडर वाल्स फोर्सेस, एक कमजोर बंधन है वीक वांडर वाल्स फोर्स। इनमें देखिए, मान लीजिए कोई कार्बन यहाँ उठाते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। जितने भी कार्बन है सबके 1 इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इसी में घूमते रहता है, लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, जो कंडक्टर का भी काम करता है। और चूंकि जैसे इनमें हैमर पड़ता है, हथौड़ा पड़ता है, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे खिसक जाता है, जिस कारण से इनका सॉफ्टनेस भी होता है और लुब्रिकेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, एज ए लुब्रिकेंट। चूंकि ये सॉफ्ट होता है और एक लेयर दूसरे लेयर पे स्कीड करता है, फिसलता है। तो इस तरह से ये जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, कारण है इनका 3D नेटवर्क होता है, जेंट स्ट्रक्चर होता है, क्लोजली पैक होते हैं। And now the next one, ionic solids. Ionic solids. जिनके बारे में आगे भी बहुत सारी बातें पढ़ना है, इसीलिए इसको हमने लास्ट में रखा है। इनके बारे में थोड़ा विशेष हम लोग देखेंगे ध्यान से। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। इनमें लगने वाले फोर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। इनके एग्जांपल जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, etc। इनके फिजिकल नेचर हेवी हार्ड होते हैं, बट ब्रिटल होते हैं, हेवी ब्रिटल। इनके बारे में देखेंगे ब्रिटल क्यों होते हैं। इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ए नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। कारण यह है कि इनके जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है काफी मजबूती से ये आपस में बंधे होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन इनका फ्री नहीं होता है, जिस कारण से नॉन कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में। परंतु मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में ये कंडक्टर का काम करता है। बट कंडक्टर इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट, जलीय विलयन में, एक्वस स्टेट में या गले हुए अवस्था में, चूंकि इनका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और जब पानी में डालते हैं तो पानी दीवार बन के खड़ा हो जाता है। चूंकि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का हाई होता है, सो इनके आयंस को अलग कर देता है और वो आयन चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, सो कंडक्टर का काम करता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट इनका भी हाई होता है, कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है, जिसके कारण
मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। इनको देखेंगे ब्रिटल क्यों होते हैं, चूंकि मान लीजिए ये आयंस इस तरह से जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से इनके आयंस एक कूलम्बिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं। और यहाँ देखिए जब आप इस पे हैमर चलाएंगे तो क्या होता है कि इनका भी थोड़ा लेयर टाइप का स्ट्रक्चर है, लेयर स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, थोड़ा स्कीड करता है, फिसलता है, स्लाइटली हल्का सा फिसलता है। फिसलने के क्रम में क्या होता है, ये जो माइनस का पोजीशन है थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाता है। तो माइनस माइनस क्या होता है, सामने सामने हो जाता है, यहाँ भी प्लस यहाँ पे आ जाएगा, सामने सामने हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि रिपल्सन होने लगता है लाइट चार्जेस में, और इस रिपल्सन के कारण क्रिस्टल जो है टूट जाता है, सटर्ड हो जाता है, छितरा जाता है, मतलब भंगुर हो जाता है। सो लिखेंगे लाइट चार्जेस रिपेल, सो ब्रिटलनेस। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनके बारे में देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोई पार्टिकुलर आयन को अगर अपोजिटली चार्ज आयन घेरा हुआ है तो जितने नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज आयन किसी पार्टिकुलर आयन को घेरता है, सराउंड करता है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जब आयनिक सॉलिड पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में थोड़ा जानकारी जरूरी है। सो नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ए नंबर ऑफ oppositely charged ions, oppositely charged ions surround a particular ion, surround a particular ion is called coordination number of that particular ion, that particular ion। इसे हम ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का मान लीजिए आयन है पॉजिटिव चार्ज, इनको 6 क्लोराइड आयन आपस में चारों तरफ से घिरा हुआ है, 6। तो ये जो 6 क्लोराइड आयन है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। ठीक उसी तरह से एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम प्लस आयन घेरे हुए रहता है चारों तरफ, सो क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक आयनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम रहे, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का, तो कैल्शियम 2+ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, वही फ्लोराइड का 4 होता है। CF2 का, इसमें एक Ca2+ आयन 8F- से घिरा हुआ है 8 F फ्लोराइड आयन से, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ का हो जाता है 8। और एक फ्लोराइड आयन 4 Ca2+ आयन से घिरा हुआ होता है, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है
या इनका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, ज्योमेट्री है, शेप ऑफ द कंपाउंड जो है वो डिपेंड करता है इनके रिलेटिव साइजेस ऑफ आयंस पे। तो देखते हैं वो किस तरह से वो डिपेंड करता है। उसके लिए एक टर्म है रेडियस रेशियो। तो नाउ वी सी हियर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड शेप of ionic solids depend on the relative sizes of their ions। इनके जो आयंस है उनके रिलेटिव साइज, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस पर डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और आयनिक सॉलिड का शेप क्या होगा। जैसे देखिए, सबसे पहले हम एक यहाँ पे डिफाइन करते हैं टर्म रेडियस रेशियो। मतलब जो साइज हम लेंगे उनके आयंस को, तो सबसे पहले हम केटायन का साइज लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं एनायन के साइज से। दिस इज द साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन। किसी भी आयनिक कंपाउंड में केटायन और एनायन होता है, तो नीचे लिखेंगे साइज ऑफ एनायन। तो इस तरह से रेडियस रेशियो निकलेगा, हर एक आयनिक सॉलिड का अलग अलग होगा। तो इसमें एक टेबल है, उस टेबल को हम लोग बनाते हैं। रेडियस रेशियो के रेंज पर डिपेंड करता है कि उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। नाउ वी कंस्ट्रक्ट ए टेबल रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री या शेप एंड एग्जाम्पल्स। रेडियस रेशियो अगर हमारा है 0.155 से 0.225, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। उनका ज्योमेट्री देखेंगे, पहले रेडियस रेशियो का रेंज लिखते हैं। 0.225 से अगर 0.414 होता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है। और 0.414 से 0.732 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। एंड 0.732 से 0.1000 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। नाउ इनका ज्योमेट्री आप जानते हैं, 3 वाले का प्लैनर, ट्रायंगुलर प्लैनर, ट्रायंगुलर प्लैनर। 4 है टेट्राहेड्रल शेप होता है। 6 है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। एंड 8 है क्यूबिक अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल B2O3 टेट्राहेड्रल जिंक सल्फाइड, Zn2 प्लस 4s2 माइनस सल्फाइड आयन से घिरा होता है। उसी तरह से एक सल्फाइड आयन S2 माइनस 4 जिंक 2 प्लस आयन से घिरा होता है, इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। NaCl में अभी आपने देखा कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसी तरह से सीजियम क्लोराइड में एक सीजियम प्लस 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, और उसी तरह से एक क्लोराइड आयन 8 सीजियम प्लस आयन से घिरा होता है। सो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 8 होता है। सो रेडियस रेशियो निर्धारित करता है
कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा. सो these were the features of the different four types of crystalline solids. Okay students, bye, thanks.